नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं आधा साहित्य आधा मीडिया। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। और आज हम बात करने वाले हैं फयाज हुसैन द्वारा लिखित किताब डिसीजन मोहब्बत या मजहब के बारे में। यह किताब एक उपन्यास संग्रह है। इस किताब को राजमंगल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और 199 रुपये में 131 पेज में उपलब्ध है। फयाज भाई झांसी जनपद के मोट कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी हाल ही में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे साहित्य पर और साथ में फयाज भाई की किताब डिसीजन के हर एक पहलू को जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो फयाज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ये मंच उपलब्ध कराया, बुलाया यहाँ। और सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है और कर रहे हैं, आप इस दिशा में प्रयासरत हैं। ये एक छोटी सी सही लेकिन एक सराहनीय और प्रशंसनीय आपका प्रयास है साहित्य की दिशा में। साहित्य में अगर आप छोटा सा भी सहयोग करते हैं उसके संवर्धन में, तो ये सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो फयाज भाई, अब शीर्षक से शुरू करते हैं। तो जो आपकी किताब का शीर्षक है डिसीजन मोहब्बत या मजहब, इसकी उपज कहाँ से? देखिए, ये डिसीजन मोहब्बत या मजहब जो शीर्षक है, क्योंकि ये उपन्यास जो है वो राम मंदिर डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अभी, उसके मूल कथानक पर आधारित है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भारतीय जनजीवन पर और आम लोगों पर और खासतौर से जो युवा वर्ग है उनके मन मस्तिष्क के पटल पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये डिसीजन जो है वो राम मंदिर के फैसले से मैंने ये शब्द उठाया है और उसका नाम रखा है कि डिसीजन मोहब्बत या मजहब। जी फयाज भाई, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं या करने का विचार करते हैं तो कोई ना कोई हमारे लिए प्रेरणादायक या प्रेरणा स्रोत रहता है। तो जब आपने इस किताब को लिखने का विचार बनाया तो आपके लिए कौन कौन से लोग थे जो प्रेरणा स्रोत रहे? सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है। आप घर वालों से प्रेरित हुए या जो साहित्य में जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की? बात अगर प्रेरणा की आती है तो लेखन में जो रुचि है वो बाल्यावस्था से ही रही है। काफ़ी 8वीं और 6वीं क्लास से ही कविताएं और गज़ल लिखने का शौक़ रहा है। उर्दू गज़लें भी लिखता था पहले, परंतु कभी प्रकाशित नहीं करा सका और गद्य और प्रोज लिखने का ये पहला प्रयास किया है। प्रेरणा के रूप में बहुत सारे नाम हैं, हिंदी भी नाम है, कुछ उर्दू साहित्य के भी नाम है। मुंशी प्रेमचंद है जो कि बहुत पसंद है मुझे, यहाँ शहरयार हैं और बहुत सारे समकालीन कुछ लेखक भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, जैसे प्रकाश दुबे जी हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं वो, तो ये पसंद है। लेकिन इन सब से इतर जो ये उपन्यास लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली है वह मिली है कि वर्तमान भारतीय समाज में जो घटित हो रहा है उससे। क्योंकि कोई भी लेखक जो है वो निश्चित रूप से जब लिखता है तो अपने आसपास के घटित होने वाली घटनाओं से प्रभावित होकर ही लिखता है और वहीं से उसे प्रेरणा मिलती है कि हमें भाई ये कहानी लिखनी चाहिए। तो इस कहानी को या इस उपन्यास को लिखने में मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा मिली है वो ये है कि वर्तमान भारतीय समाज में धर्म और राजनीति के गठजोड़ ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला है और क्या घटित हो रहा है, लोगों की मानसिकता में, उनकी सोच में कैसे बदलाव आ रहे हैं और इस बदलाव का क्या प्रभाव है और आगे चल के उसका क्या परिणाम होगा। इन सब चीज़ों ने जब मैं सोचा बैठ के, मैंने काफ़ी चूँकि दुख मुझे भी हुआ है चीज़ों का जो घटित हो रहा है वर्तमान समाज में, जो धर्म के बीच खाई बढ़ती जा रही है और प्रेम जो है वो नीचे चला जा रहा है। जैसे आप जानते हो कि भारतीय समाज में हमेशा से मोहब्बत सबसे ऊपर रही है कि भाईचारा है, बंधुत्व की बात है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव जैसे विचार जो है वो भारतीय संस्कृति की जड़ है। लेकिन आप देखिए कि ये विचार आज नदारद है, कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, ठीक है, और कहीं धर्म के नाम पर हत्या हो जाती है लोगों की। लव जिहाद जैसे शब्द सुन रहे हैं आप, ऐसे ऐसे शब्द भरकर आ रहे हैं जो हमारी सर्वधर्म संभाव जैसी संस्कृति को और सामाजिक संस्कृति को कम कर रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं जो हैं एकजुट होकर मुझे इन घटनाओं ने लिखने के लिए प्रेरणा दी है सर। जी, जैसे आपने उपन्यास में बताया है कि नायक और नायिका मजहब को लेकर दोनों अलग हो जाते हैं। आप मजहब को वास्तविक कारण मानते हैं आज की प्यार भरी कहानियों, या इसका कोई के दूसरे भी कारण हो सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आपने निश्चित रूप से उपन्यास तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आप उसमें देखिए कि जो
उसका मुख्य किरदार है फरहान, और जो उसकी मुख्य चरित्र है, लड़की चरित्र है, तो वो उसको कहती है कि आप कम्युनल हो गए हैं, और उसके कुछ दोस्त हैं वो भी उसको कम्युनल ठहरा देते हैं। तो उनके अलग होने का कारण क्या है, ये अलग होने का कारण क्या है, इसी पर मैंने गौर किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सांप्रदायिकता क्या है ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम क्या है कि कभी समस्या की जड़ में जाना नहीं चाहते। जब तक हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे उसका हम समाधान नहीं कर पाएंगे समस्या का। तो इस उपन्यास के माध्यम से मैंने यही प्रयास किया है कि लोगों को मैं ये बता सकूं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोगों के मन मस्तिष्क पर मोहब्बत से ज्यादा मजहब का भूत सवार होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि वो लड़की फरहान जो उससे प्यार करती है वो उससे ये कह देती कि आप कम्युनल हो, और फरहान भी ये कहता है कि अगर ये इसने कहा है तो मैं मानता हूं कि मैं कम्युनल हूं, लेकिन अंत वो एक सवाल पूछता है कि मुझे कम्युनल बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है। जी। तो हमें बात क्या पर नहीं करनी है, कम्युनलिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, हमें बात इस पर करनी है कि अगर सांप्रदायिकता बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। और अंत उसमें एक चैप्टर रखा है मैंने गवाह से, वो सारे गवाह जो है वो ये पूछते हैं कि फरहान और स्वाति की मोहब्बत को मिटाने के लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर उनकी मोहब्बत खत्म क्यों हुई, आखिर फरहान कम्युनल क्यों बना। तो ये क्यों का हमें जवाब ढूंढना है, और वो जवाब किताब में निश्चित रूप से है, क्योंकि जब भी धर्म और राजनीति का गठजोड़ बढ़ता है और धर्म का प्रयोग एक उपकरण के रूप में होने लगता है तो वो लोगों की मनःस्थिति को बदल देता है। तो उनके अलग होने का कारण मजहब नहीं है, उनके अलग होने का कारण है कि वर्तमान समाज का जो वातावरण है, और इस वातावरण में जो धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए हो रहा है तो उसका प्रभाव है ये उन दोनों का अलग होना। इसको मैंने दर्शाने का प्रयास किया सर। फरहान को बतौर सेकुलर देखें जो आपके उपन्यास का मुख्य पात्र है, क्या फयाज भाई फरहान का सेकुलरिज्म मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में इतना कमजोर पड़ गया जिसकी वजह से उसे अपने दोस्तों से दूर या अलग होना पड़ा? नहीं, ये आपने जो सवाल किया है निश्चित रूप से यही सवाल तो उसके जो दोस्त हैं वो भी फरहान से कर रहे हैं कि तुम कैसे सेकुलर थे और अचानक से कम्युनल कैसे हो गए। असल में आप किताब को जब उसके मर्म को समझेंगे तो फरहान कम्युनल हुआ ही नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि मैं ये इसको नष्ट कर दूंगा, ये विद्रोह कर दूंगा। वो कहता है कि मुझे भारतीय संविधान में, विधि के शासन में और भारतीय सामाजिक संस्कृति में सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों में मुझे पूरा विश्वास है। बस वो क्या कर रहा है कि कुछ सवाल पूछ रहा है अपने आसपास के लोगों से, तो उन्हीं सवालों के आधार पर लोगों ने उसे कम्युनल ठहरा दिया है। तो समस्या तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, मान लीजिए कोई नारी है और वो अपने मुक्ति की बात करती है, तो क्या वो पुरुष विरोधी हो गई? अगर कोई मुस्लिम है वो अपने अधिकारों की बात करता है तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गया? क्या वो कम्युनल हो गया? इन्हीं सवालों का जवाब और इन्हीं सवालों को पूछने की एक इच्छा मैंने प्रकट की उस उपन्यास के माध्यम से। ये फरहान केवल अपने अधिकारों की बात करता है, उसने तो ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं कम्युनल हो गया हूं, लेकिन आसपास के लोग उसे कम्युनल कहने लगे हैं। और वो आसपास के लोग क्यों कहने लगे हैं, ये इसमें भी उनकी गलती नहीं है। एक वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि हम सब उससे प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हम दिन भर टीवी में जो देखते हैं, अखबारों में जो पढ़ते हैं, उसी से हमारी विचारधारा तैयार होती है। क्योंकि हम जो युवा वर्ग है वो कच्चे घड़े के समान मस्तिष्क होता है उसका, तो जो उसे आप देंगे वही आउटपुट निकलेगा। तो ये कम्युनल वो कभी नहीं हुआ है, बस उसके सवाल ऐसे लोगों को ये लगा है कि वो कम्युनल हो गया है। जी। सभी लेखक अपनी कहानियों को काल्पनिक बताकर कई प्रश्नों से मुंह मोड़ लेते हैं। आप बताइए, क्या फरहान ही फयाज है? नहीं, देखिए क्या है कि फरहान जो है, फरहान फयाज नहीं है जी। फरहान हर वो व्यक्ति है जो भारतीय समाज की सामाजिक संस्कृति से प्यार करता है, जो मजहब के ऊपर मोहब्बत को रखता है, जो अपनी निजी स्वार्थ से ऊपर परोपकार को रखता है, वो हर व्यक्ति फरहान है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये मानता है कि हम उसी भारतीय संस्कृति विश्वास करते हैं जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसमें हम बंधुत्व की बात करते हैं, भारतीय भाईचारे की बात करते हैं, भारतीय एकता और अखंडता की बात करते हैं, भारतीय समाज में निहित परोपकार की बात करते हैं, तो हर वो व्यक्ति फरहान है। केवल ये मेरी कहानी नहीं है, आप देखिए कि हर उस व्यक्ति की कहानी जो वर्तमान व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है। और अगर कोई व्यक्ति कभी सेकुलर सोच रखता था और आज अगर लोग उसे कम्युनल कह रहे हैं, तो इसमें गलती दोनों की है कि वो कम्युनल क्यों हो रहा है और लोग उसे कम्युनल क्यों कह रहे हैं।
इन सब कुछ प्रश्नों से इतना हमें ये देखना होगा कि ये आखिर वो हो क्यों रहा है और क्यों रहे हैं। हमें उस क्यों पर प्रहार करना है, उस क्यों को समझना है और उसे दूर करने का प्रयास करना है। फयाज भाई, जब एक कहानी गढ़ी जाती है तो बतौर लेखक आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कि कितना समय लगा लिखने में, क्या समस्याएं आई, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही। हाँ देखिए, एक लेखक के तौर पे मैं यही कहूँगा कि जो अपने आसपास के लोग हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे। कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या लेखन से आप अपना पेट भर सकते हैं। तो लेखन पेट भरने का एक जरिया बनाया जा सकता है, कई लोग कर भी रहे हैं, लेकिन लेखन जो है वो पेट भरने का जरिया नहीं है, साधन नहीं है, बल्कि वो समाज सुधारने का एक तरीका है। तो आप उसको लीजिए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे कि भाई बहुत अच्छा कार्य है, आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आप लिखिए। तो मेरा मानना है आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो आपको हतोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे लड़ जाएं, आप जो उनकी सकारात्मक आलोचनाएं हैं, कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म वो कुछ कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उसे लें और उसमें अपने लेखन में सुधार करें आप। और फिर बात रही लिखने के बाद, प्रकाशन एक बड़ी समस्या है क्योंकि हर व्यक्ति नए लेखक को नहीं छापना चाहता है। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आज ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, आप उनको करिए, जितनी आपकी क्षमता है उसको जुड़िए। और उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं और आपने ठान ही लिया है कि आपको लिखना है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रकाशक मिलेगा जो आपके मनोभाव को समझेगा, जो आपने अपने कलम के माध्यम से पन्नों पर उतारा है। प्रकाशित होने में समय भी बहुत लगता है, कभी कभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। तो धैर्य बनाने की भी आवश्यकता होती है इस सब बीच में। तो अगर आपने एक किताब पूरी कर ली है तो निश्चित रूप से दूसरी किताब पर कार्य करते रहिए। और ये सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर आप में जज्बा है और इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो निश्चित रूप से आपकी किताब प्रकाशित कभी ना कभी होती ही है। जी। जैसे कहें कि आप एक लेखक हैं, वैसे कहें तो एक आप उम्दा लेखक हैं। अच्छा, शुक्रिया सर। तो आपने प्राचीन साहित्य को पढ़ा होगा, आधुनिक साहित्य को पढ़ा होगा। तो प्राचीन साहित्य और आधुनिक साहित्य एक दूसरे को किस प्रकार अलग करते हैं? हाँ, आप एक प्राचीन साहित्य की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क में कुछ नाम उभर आते हैं। जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, छायावादी है, मन्नू भंडारी है। जब आप इनकी कविताओं को, इनके उपन्यास को, इनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो उन कहानियों में एक आदर्श होता है, उनमें एक विचार होता है, एक विचारधारा होती है। जैसे आप फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैला आंचल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस मैला आंचल में जो ग्रामीण जनजीवन को दर्शाया गया है उसके माध्यम से उसमें कुछ ऐसे चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं जो आदर्श है एक समाज के लिए, कि हमें समाज में सुधार करना है। जैसे मान लीजिए आप नमक का दरोगा पढ़िए, तो उसमें जो नमक के दरोगा जी हैं वो अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करते हैं, उन्हें काफी रिश्वत देने की बात की जाती है। तो प्राचीन साहित्य में क्या होता था कि यथार्थ से आदर्शवाद की ओर जाया जाता था और उसमें आदर्श को मूल भावना के रूप में प्रस्तुत किया जाता था ताकि समाज में लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। लेकिन आप वर्तमान समाज का साहित्य, जिसमें आपने बात की कि आधुनिक समाज क्या है, आधुनिक साहित्य की क्या स्थिति है, तो आधुनिक साहित्य की स्थिति ये है कि लेखक के दिमाग में जो आया उसने वो लिख दिया। वो क्या है कि वो सोच नहीं रहा है कि मैं जो लिख रहा हूँ क्या ये सच में लिखने लायक है। ऐसा नहीं है कि सारे लेखक ऐसा कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं, वो अच्छा अच्छा संदेश भी दे रहे हैं अपनी किताबों के माध्यम से। लेकिन आप देखिए कि रोज नई नई किताबें प्रकाशित हो रही हैं और मतलब ऐसी ऐसी चीजें उनमें आ रही हैं कि जो मतलब यहाँ नहीं कहा जा सकता है। जो पढ़ने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि मैं किन लेखकों की बात कर रहा हूँ। तो यही है, तो आपका काम है कि आप साहित्य के माध्यम से समाज में कुछ मूल्यों को प्रस्तुत करें जिससे समाज आगे की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर जाए। तो हमें निश्चित रूप से अपना जो प्रेरणा का स्रोत है वो उन पुराने साहित्यकारों को बनाना चाहिए जिन्होंने साहित्य को साधना के तौर पे लिया। और वो साधना क्या थी? साहित्य के माध्यम से समाज के विकास की साधना थी। तो इसी मूल्य को हमें बरकरार रखना है अपने साहित्य लेखन के समय में। फयाज भाई, तो 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए और अपने पाठकों के लिए जो अभी विचार कर रहे हैं पढ़ने का आपकी किताब का, वो विचार ना करें, सीधा जाके खरीद के सीधा पढ़ें। ठीक है, तो ये एक उपन्यास है डिसीजन मोहब्बत या मजहब, जो वर्तमान समय में या वर्तमान परिदृश्य में जो धर्म और राजनीति का आपसी गठजोड़ है और उस गठजोड़ से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और भारतीय सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना में क्या विघटन आ रहा है और उस विघटन के पश्चात क्या प्रभाव है हमारे ऊपर, उस सब को इसमें वर्णित किया गया है। यह है केवल एक साहित्य के तौर पर नहीं लिखा गया है, इसमें मैंने बहुत सारे पहलुओं को जोड़ने की कोशिश की है। जैसे कि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कुछ राजनीतिक पहलुओं को भी इसमें शामिल किया है। तो किताब मेरी पढ़िए, मेरी किताब के साथ साथ जो अच्छी किताबें हैं उन्हें ही पढ़िए, क्योंकि किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं
और सिखाने के साथ साथ किताबें हमारे दैनिक जीवन में हमारे विचारों को भी मजबूत करती हैं। जब आप एक अच्छा साहित्य, एक उम्दा साहित्य पढ़ते हैं तो आप वैचारिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत भी होते हैं, और आप अपना पक्ष रखना भी कठोरता से अपना पक्ष किसी के सामने रखना भी समझ जाते हैं कि हमें कैसे विचारों को प्रस्तुत करना है। तो मेरी किताब तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन साथ ही अच्छे लेखकों की उन किताबों को भी पढ़िए जो आपको एक अच्छे मानव होने में सहायता करते हैं, क्योंकि किताबें ही वो साधन है जिनके माध्यम से आप व्यक्ति से मानवता का रास्ता तय कर सकते हैं। जी फयाज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौर्या जी। सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और निरंतर आप इसको ऐसे ही बनाए रखें। जो नए नए लेखक हैं उन्हें आप अपना मंच प्रस्तुत करें, जिससे कि उन्हें साहित्य लेखन में प्रोत्साहन मिल सके और वो अपना विचार लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। जी, आप सबसे जो दर्शक हैं या जो पाठक हैं उनसे हमारा व्यक्तिगत उनसे अनुरोध होगा कि अगर आप भारतीय संस्कृति में मजहब या सांप्रदायिकता को समझना चाहते हैं तो फयाज भाई द्वारा लिखित डिसीजन जो इनकी किताब है मजहब या मोहब्बत, इसको ज़रूर पढ़ें। आशा करते हैं आप सब इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और साथ में जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में, चाहे वो किताब के बारे में हो चाहे फयाज भाई के बारे में हो, ये वीडियो को लेकर हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी नए लेखक के साथ और उसकी नई किताब।